हाय एवरीवन। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो फ्रेज होता क्या है एग्जैक्टली जब फ्रेज कहा जाता है क्लास में तो उसका मीनिंग क्या है? क्या हम किसी प्रोवर्ब या इडियम को देख रहे हैं या फिर किसी और चीज की बात हो रही होती है? अक्सर एक कंफ्यूजन बना होता है स्टूडेंट्स में, एंड इन दिस सेशन टुडे इन दिस वीडियो आपका वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ट्रस्ट मी। सो जुड़े रहिए, वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो। और जो मुझे नहीं जानते, आई एम निहारिका जॉन मेहरा और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ बैंक एग्जाम्स के लिए। तो आप यहाँ पर मेरे वीडियोस पाओगे, अनअकैडमी पर भी मैं पढ़ाती हूँ। सो मेरी प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो मी देयर, वहाँ पर भी क्लासेस आप जरूर चेकआउट करें। एंड इफ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, हिट द बेल आइकन एंड लाइक और शेयर जरूर करेगा। लेट्स सी। सो सबसे पहले लेट मी ब्रीफ कि क्या एग्जैक्टली एक सेंटेंस होता है। ओके, छोटा सा ब्रीफिंग है ताकि आपको फिर फ्रेज का डिफरेंस समझ में आए। तो किसी भी सेंटेंस में एक नॉर्मल एफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस है तो आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा और आपको उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि मैं अभी आपको सेंटेंसेस नहीं पढ़ा रही, फ्रेज पढ़ा रही। अगर मैं बोलती हूँ आई एम निहारिका, छोटा सा सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, निहारिका जो है वो ऑब्जेक्ट है। आई टीच इंग्लिश, छोटा सा सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो कंप्लीट सेंटेंस में आपको इस प्रकार से कुछ मिलता है जहां सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही होगा, बट दिस इज नाउ अ सेंटेंस, किसी का एक छोटा टुकड़ा। ओके, लेट्स से वन प्लस वर्ड्स जो कि कैसे नहीं होंगे, उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं कि ये जो है वो फ्रेजेस हैं। दूसरे तरीके से बताती हूं मैं आपको कि एक फ्रेज क्या होता है। एक से ज्यादा शब्द, दो तीन शब्द मिलकर किसी बात को बता रहे हैं, वो अपने आप में पूरे सेंटेंस नहीं है, बट दे आर स्टिल हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड समथिंग, आंसरिंग समथिंग। तो उसे हम फ्रेज बोलते हैं। अक्सर मुहावरे जो इडियम्स होते हैं उनके साथ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रेज का मतलब क्या इडियम होता है। यू कैन से दिस वे दैट ऑल idioms आर phrases but not all phrases are idioms। सारे idioms जो होते हैं, क्योंकि लेट्स से हमने बोला once a blue moon, ये एक फ्रेज है। ओके, जो बहुत रेयर काम होते हैं, once a blue moon। तो once a blue moon, let me write for you, once a blue moon। तो ये सेंटेंस नहीं है, इसमें कोई सब्जेक्ट कोई वर्ब नहीं है, ये एक छोटा सा सेंटेंस का टुकड़ा है। वंस है, अ है, ब्लू है, मून है, पर ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। लेकिन वंस अ ब्लू मून जब कहा जाता है और इसका मीनिंग जो है जिसको पता है, उस दोस पीपल दे नो इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो वंस अ ब्लू मून एक इडियम है। एज आई सेड, सारे इडियम्स आप फ्रेजेस कहकर बुला सकते हो, पर सारे के सारे फ्रेजेस इडियम्स हो ऐसा जरूरी नहीं होता। अगेन मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ कि एक जेनरिक तरीके से हम फ्रेज को कैसे समझे। फॉर एग्जांपल, ओके, इफ आई एम सेइंग ही is watching television in his room. Okay, now I will use some other color to tell कि क्या मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ। Now अगर मैं इसको बोलूँ, ये पूरा जो है वो सेंटेंस है, ठीक है। इसमें ही सब्जेक्ट है, इज वॉचिंग वर्ब है, और ये पूरा एक सेंटेंस है। इसमें से अगर मुझे फ्रेज बताना हो, ठीक है, तो इसमें एक फ्रेज हो जाएगा इज वॉचिंग, ठीक है। फिर एक फ्रेज हो जाएगा इन हिज रूम, क्योंकि अगर कोई मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इमेजिन करो दो लोग हैं, किसी ने क्वेश्चन पूछा वो कहाँ है, मैं बस इतना बोल दूं इन हिज रूम तो भी चलेगा, या फिर मैं बोलूं ही इज इन हिज रूम तो भी चलेगा। आ रहा है समझ में? तो इन हिज रूम ये पूरा सेंटेंस नहीं है, ये एक पूरा सेंटेंस नहीं है, इट इज अ फ्रेज
लेकिन आप इसका मतलब तो समझ पा रहे हो ना, इसके इंटरप्रिटेशन को समझ पा रहे हो ना। तो दिस इज कॉल्ड अ फ्रेज, कि वो पूरा सेंटेंस नहीं है, दो तीन शब्द है, बट आप फिर भी समझ जाओगे कि किसी चीज का आंसर क्या है या किसी चीज का मीनिंग क्या है। अभी मैं एक और सेंटेंस बताती हूँ, ठीक है। ओके, शी इज कुकिंग लेमन चिकन। अब यहाँ पे शी इज जो है, अगर मैं इसको देखूं तो ये शी इज, इसको अकेले बोलूंगी तो ये फ्रेज नहीं होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। शी इज, वो है, वो क्या है, टीचर है, कोई काम कर रही है, शी हैज गॉन समवेयर। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इसे हम फ्रेज नहीं बोल सकते, क्योंकि शी इज अकेला बोलने से मीनिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ जस्ट अ क्वेश्चन, वो क्या पका रही है, लेमन चिकन। चिकन जो है वो यहाँ पे लेमन चिकन है, ये कंपाउंड नाउन है। एट द सेम टाइम लेमन इसके लिए एक एडजेक्टिव जैसा बिहेव कर रहा है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, हर दो टुकड़े वर्ड के या हर दो तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन एक सेंटेंस में सारे के सारे फ्रेजेस नहीं होंगे। दो तीन वर्ड मिलकर कोई सेंस बनाए उसको हम फ्रेज बोलते हैं, और वो एक सेंटेंस का, एक क्लॉज का छोटा टुकड़ा होता है, फ्रेगमेंट होता है। ना लेट मी टेक यू थ्रू दी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, ताकि आपको और अच्छे से वो समझ में आ जाए। ओके ओके, या सो दिस इज द फर्स्ट वन। सबसे पहले है नाउन फ्रेज। जैसे यहाँ पे है द ह्यूज माउंटेन। माउंटेन एक नाउन है, ह्यूज यहाँ पर एडजेक्टिव लगा हुआ है, और द यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है, ये भी एडजेक्टिव फैमिली में डिटर्मिनर में आता है। तो एक्चुअली आपके पास में माउंटेन, माउंटेन नाउन के साथ में एडजेक्टिव और आर्टिकल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर नाउन फ्रेज बना रहा है। तो आप इसका सिंगल आंसर देकर देखो, जस्ट हैव एन इमेजिनरी क्वेश्चन, वेयर इज दैट पॉइंट लोकेटेड, सीनरी का कोई पॉइंट है, ओके, दैट और द ह्यूज माउंटेन, द ह्यूज माउंटेन मैंने इशारा करके बता दिया। सो ये अकेला नाउन नहीं है, इस नाउन में ये दो चीजें अटैच्ड है, तो ये नाउन फ्रेज हो जाता है। कार, कि उसके उसके पास कौन सी कार है, प्लीज टेल मी। अ ब्लैक कार, अ न्यू ब्रांड ब्लैक कार। तो मैं ये कार के साथ जो नाउन है दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को भी लगा रही हूँ। मेन शब्द माउंटेन है, मेन शब्द कार है, बट उसके साथ दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच भी है, और इनको अकेले बोलने से भी कोई ना कोई मीनिंग निकल कर आ रहा है जो हम समझ पा रहे हैं। तो ये हमारे नाउन फ्रेज हो गए। अब नाउन का रोल करते हैं दो और चीजें, जो कि है जेरेंड एंड इन्फिनेटिव। कई बार हम जेरेंड और इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, और आप देखोगे कि ये भी सब टॉपिक्स हैं या टाइप्स ऑफ फ्रेज में काउंट करे जाते हैं। जेरेंड फ्रेज, ठीक है, क्रिएटिंग थंबनेल्स इज अ टफ टास्क। देखिए, सेंटेंस को एग्जाम्पल जैसे ले लो, इसको इसको डिसाइफर करने की जरूरत नहीं है। क्रिएटिंग थंबनेल्स इज अ टफ टास्क, तो ये इस किसके लिए आया, क्रिएटिंग। लेकिन क्रिएटिंग इज अ टफ टास्क नहीं बोल सकते, ये यहाँ पर जेरेंड है, अकेला नहीं बोल सकते क्रिएटिंग, पूरा बोलना पड़ेगा। क्रिएटिंग थंबनेल्स ऑन मोबाइल, और आगे कर लो, क्रिएटिंग थंबनेल्स ऑन मोबाइल इज अ टफ टास्क। तो यहाँ पर जो क्रिएटिंग जेरेंड है उसको पूरा करने के लिए एक और नाउन लगाना पड़ा। मेन बात क्रिएटिंग की ही हो रही है, थंबनेल्स की नहीं हो रही है। थंबनेल्स टफ नहीं है, थंबनेल्स को बनाना, क्रिएटिंग थंबनेल्स इज अ टफ टास्क। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है जेरेंड। जेरेंड अकेला नहीं है, साथ साथ नाउन को लेकर चल रहा है, तो ये जेरेंड फ्रेज हो गया। उसी प्रकार से
टू ट्रैवल अब्रॉड, अकेला ये बोला है, फिर भी आपको मीनिंग आया समझ में? अब्रॉड ट्रैवल करना, टू ट्रैवल अब्रॉड, ही wants to travel abroad, है ना? He wants to travel, और ट्रैवल को पूरा कर रहा है वर्ड अब्रॉड, ट्रैवल का करना है उसको, पास में, किसी गांव में, किसी सिटी में, किसी हिली एरिया में। तो यहाँ पर ये 2+V1 इंफिनिटिव के साथ एक वर्ड और लग गया, एंड नाउ दिस हैज बिकम इंफिनिटिव फ्रेज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वंस अगेन, हम यहाँ पर he wants को नहीं बोलेंगे कि ये फ्रेज है, ओके हम बोलेंगे कि ये जो इन्फिनेटिव के साथ एक और वर्ड आया जो कि उस इन्फिनेटिव को कंप्लीट कर रहा है। वैसे ही यहाँ क्रिएटिंग के साथ पूरा मीनिंग बताने के लिए थंबनेल्स आया। ये जेरेंट फ्रेज और इन्फिनेटिव फ्रेज होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वर्ब फ्रेज। ठीक है, अगेन स्पोकन इंग्लिश थोड़ा सा यहाँ पे हम यूज करते हैं। किसी ने बोला hey, you have to do this thing, you have to complete your work, then you have to clean house, you will have to cook food as well today. Okay, will do, कई बार will do बोल दिया, खत्म। किसी ने पूछा what were you doing when I called you, तो instead of saying I was cooking, मैंने बस इतना बोला was cooking। तो हो क्या रहा है ना यहाँ पर कि अकेले वर्ब से ही आपने वर्ब को विल के साथ डू यूज करा, वॉज के साथ मेन वर्ब कुकिंग यूज करा, इतना पोर्शन अपने आप में एक फ्रेज है, इसे वर्बल फ्रेज बोलते हैं, जो कि कई बार हम आंसर देने के लिए यूज करते हैं। इसको बोल देंगे वो भी इनफ है, इसको आप पूरे सेंटेंस में लगाकर बोलो तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखो कि अगर कहा जाता है are working, ठीक है, are working, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, वर्ब का कॉम्बिनेशन, अकेला एक वर्ब नहीं है सेंटेंस में, एक हेल्पिंग है एक मेन है। सो ऐसे ही हेल्पिंग का कभी कभी 2-3 हेल्पिंग वर्ब लग जाते हैं, उनका मेन वर्ब के साथ जो होता है वर्ब, जितने भी वर्ब साथ में आते हैं उसको हम वर्ब फ्रेज बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज इज कि आपके पास एक एडजेक्टिव होगा, जैसे टॉल एक एडजेक्टिव है, आपके पास एक और एडजेक्टिव है डार्क, लेकिन ये अकेले नहीं काम कर रहे, वेरी टॉल, तो एडवर्ब हो गया और यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। मच टू जो है एडवर्ब एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव के सामने लगता है तो टू मच नहीं मच टू लगता है। तो यहाँ पर हमें फिर से एक फ्रेज मिल रहा है, दैट इज मेकिंग सम सेंस। कुछ सेंस आ ही रहा होगा ना आपको समझ में। जैसे मैंने बोला कि किसी ने मुझसे पूछा, फिर से कॉन्वर्सेशन को दिमाग पे रखते, किसी ने मुझसे पूछा कि यार उस बिल्डिंग की ऊंचाई देखी है, पता है क्या? तो मैंने बोला वेरी टॉल। मैंने बस इतने में आंसर खत्म कर दिया और सामने वाला समझ भी जाएगा, क्योंकि मुझे पूरी लाइन फ्रेम करने की जरूरत थी, मैंने नहीं करा बाय चॉइस, मैंने वेरी टॉल बोलकर आंसर छोटे में खत्म कर दिया। वैसे ही किसी ने पूछा कि शैल वी गो इन दैट प्लेस, जो भी एक रूम है, लेट्स से एक गुफा वाला रूम है, बहुत भयानक रूप से डार्क है, तो मैं अपना ओपिनियन दे सकती हूँ नो मच टू डार्क। मुझे ऐसा बोलने की भी जरूरत नहीं है कि नो आई डोंट वांट टू गो बिकॉज इट इज मच टू डार्क। कभी कभी कॉन्वर्सेशन में फिर से हम ऐसा बोलकर शॉर्ट में जो मेन मीनिंग कन्वे कर दे मेरे कहने का, मेरे आइडिया का, दिस इज यू आर गेटिंग ओवर हियर, जो कि है एडजेक्टिवियल फ्रेज। क्यों एडजेक्टिवियल फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि मेन जो शब्द है वो एडजेक्टिव है। उसी तरीके से आप एडवर्ब में भी पाते हो, एडवर्ब फ्रेज में मेन जो शब्द होगा वो एडवर्ब होगा, मेन जो शब्द होगा वो एडवर्ब होगा। ठीक है, लेट्स से कि निहारिका मैम किसी ने बात कर रहे हैं, 2 जन फिर से बात कर रहे हैं
कि निहारिका मैम के व्यूअर्स जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, क्वाइट इंडीड, बिल्कुल सही, ठीक है, क्वाइट इंडीड, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। यस दे आर वर्किंग रियली हार्ड, या तो मैं ऐसे बोल सकती थी या फिर मैं रियली हार्ड बोल दूं, तो मेरा मीनिंग फिर भी कन्वे हो गया। द मीनिंग इज कि आप अकेले एक एडवर्ब का यूज, एक अकेले पार्ट ऑफ स्पीच का यूज नहीं कर रहे। यहाँ पे ये दो एडवर्ब हो गए, यहाँ पर एक और एडवर्ब हो गया, तो अब ये बन गया एडवर्ब फ्रेज। और फिर लास्ट में आता है prepositional phrase, as the name suggests, किसी भी preposition से वो start होगा, ओके, और उसके बाद में उस नाउन तक चलेगा जिससे वो कनेक्ट हो रहा है। एट द टेबल, किसी ने आपसे पूछा बुक कहाँ रखी है, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, इट इज इन द रूम, तो आप एट, ऑन, इन और भी 10 तरीके से बता सकते हो। एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, एट द बैक साइड ऑफ द टेबल, ओके, एट द बॉटम ऑफ द टेबल, ठीक है। सो हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं, अकेला प्रपोजिशन और नाउन के थ्रू भी आंसर दे सकते हैं। मैं आपको इसके और ऑप्शन देती हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हो। जब आप एरर डिटेक्शन को क्रैक करते हो तो आप टुकड़े टुकड़े में अगर करोगे, जब एक तो पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लिया, फिर छोटे छोटे में वापस से पढ़ा, तो अगर आप बोल रहे हो बिहाइंड दैट ट्री, ठीक है, बिहाइंड दैट ट्री, तो हमने क्या बोला बिहाइंड दैट ट्री, कि यहाँ पर ट्री के पीछे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, बिहाइंड दैट ट्री, वो ट्री के पीछे। पूरा सेंटेंस ना बोलकर इतना भी बोल दिया तो हमारा मीनिंग क्लियर है और कन्वे भी हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको फ्रेजेस मिलते हैं। फिर से बोलना चाहूंगी, जब हम इडियम्स की बात करते हैं, ओके, जैसे मैंने बोला इडियम, एप्पल ऑफ माई आई, मेरा कोई प्रियजन है जिसको मैं बोल रही हूँ एप्पल ऑफ माई आई, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, ये है नाउन, ठीक है, ऑफ माई आई में ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये पूरा का पूरा ईडियम है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना। ईडियम है इसलिए इसका मीनिंग लिटरल नहीं है, इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है जो हमें सीखना होता है। बट एट द सेम टाइम हम इनको फ्रेज क्यों बोल देते हैं, कई बार बोलचाल में हम अक्सर ईडियम को फ्रेज भी बोल देते हैं। फ्रेज इज एनी पार्ट fragment of a sentence that will make some sense, that's it, okay, so idioms जो है सभी के सभी phrases तो बुला सकते हो, पर सारे phrases idioms हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो बस यही डिफरेंस आप लोगों को मुझे समझाना था। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एंड जस्ट टू गिव यू एन अपडेट, अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए बहुत सारे नए कोर्सेज हैं। 28 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं मेरे 2 कोर्सेज अनअकैडमी पर स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि प्लस कोर्सेज हैं। एक ग्रामर है, एक प्रैक्टिस है, और 28 से ही प्राइस बढ़ने वाला है सब्सक्रिप्शन का। दिस इज वे 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 बेनिफिशियल, एंड यहाँ पर आप बहुत सारा मनी बचा सकते हो इफ़ यू कंपेयर इट टू गुड ऑफलाइन कोचिंग। ये बहुत अच्छा तरीका है, थिंक अबाउट इट। लिंक जो है सब्सक्रिप्शन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड NGM10 is the code, you can use this code, unlock free classes, सेम कोड से स्पेशल क्लास ज्वाइन करो, सेम कोड से सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और क्रेडिट्स अप्लाई करोगे आपके जो आपने फ्री वीडियोस पहले देखे होंगे तो और ऑफ मिल जाएगा। तो यूज दिस सब्सक्रिप्शन फॉर योर एग्जाम्स। आप बैंक एग्जाम का ही नहीं, जो भी कैटेगरी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CBSE कैटेगरी में हो या फिर आप किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कैटेगरी में हो, यू ऑल कैन यूज दिस कोड और इससे आपको एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। ओके, सो आई विल बी सीइंग यू लेटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू।